नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मूक्स के बारे में, जो कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है। मूक्स उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। हमने पिछली क्लास में, क्योंकि जो मूक जो है हमारे सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है अलग से, मूक MOOC, तो इस वजह से हमको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ रहा है। पिछली क्लास में हमने मूक का इंट्रोडक्शन होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म जो मैंने बताई थी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, इसकी विशेषताएं ये सब पढ़ लिया था। इस क्लास में मूक्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं मूक्स से जो है स्टूडेंट को मिलती हैं, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं भारत में मूक प्लेटफॉर्म से। भारत में कौन कौन से मूक्स प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार ने मुक्त शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। जो मुक्त शिक्षा का मतलब ओपन एजुकेशन, और कोई बाउंडेशन ना हो कि कॉलेज जाना है, एडमिशन लेना है तभी हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो वैसी शिक्षा है मुक्त शिक्षा, यानी कि कॉलेज जाने कोई बाउंडेशन ना हो, एडमिशन लेने की, फीस जमा करने की, आर्थिक कारणों की वजह से किसी की पढ़ाई न रुकी, ये सब चीज़ें मुक्त शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। और भारत सरकार ने मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, और जो मूक्स जो है, इन पहलों में मूक्स प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सहायता की है मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने में। तो उन्हीं पहलों में से हम मूक प्लेटफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। इसमें एक है इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, जिसे बोलते हैं नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ये इग्नू के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सब कोर्स कराती है। तो इसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है, यानी कि इसमें जो है राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। इसमें ई बुक्स रहती हैं। ई बुक्स का मतलब जो किताबें होती हैं उनकी PDF फाइल के रूप में स्कैन की हुई कॉपी उनमें पड़ी रहती हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, इसमें डिजिटल बुक उपलब्ध रहती है, यानी हम इंटरनेट की सहायता से राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है, रिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल रिपोजिटरी है, यानी क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि रिपोजिटरी को हिंदी में बोलते हैं भंडार। इसमें बहुत सारी किताबें, यानी अलग अलग कोर्स संबंधित बहुत सारी किताबें रहती हैं, अलग अलग कोर्स, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग क्लासेस, इन सब संबंधित। तो इसमें डिजिटल बुक्स उपलब्ध रहती हैं, यानी कि हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इसमें नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में लॉगिन करके वो सब किताबें पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये होगा ये कि मूक प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई शुल्क तो देनी नहीं है, कहीं एडमिशन तो लेना नहीं है। सिंपल इस पोर्टल में जाके इनको जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी वाला पोर्टल होगा, वहाँ पर जाके हम ये सुविधा उठा सकते हैं। इसके बाद अगला है मूक प्लेटफॉर्म साक्षात। साक्षात क्या है? ये भी ई सामग्री प्रदान करता है, ये भी पढ़ाई संबंधित ई सामग्री का मतलब ई कंटेंट है, यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, वही सब पढ़ाई संबंधित जो मटेरियल रहता है इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराता है साक्षात। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो इनका डिटेल है आपको केवल ये याद रखना है कि ये साक्षात क्या है। और ये जो इग्नू को मैंने बताया, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, ये क्या है, इनके नाम बस याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी तो केवल समझने के लिए इनका जो विस्तार से बता रहा हूँ कि ये क्या है, क्योंकि अगर एग्जाम में विकल्प आएगा अभी तो इसमें ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मूक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो मैं विकल्प दे सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि साक्षात है क्या, इग्नू है क्या, इग्नू का ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है क्या, बस इतना ही पर्याप्त है। और एक और अगला जो मूक प्लेटफॉर्म है, ये है CBSE का शिष्य योजना। CBSE के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल बोर्ड है, कक्षा 1 से 12वीं तक के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनको मान्यता देने के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है। वैसे तो ऐसे तो कई बोर्ड हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अलग कई बोर्ड हैं, लेकिन सीबीएसई एक महत्वपूर्ण बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसकी एक शिष्य योजना है, मुक के रूप में एक शिष्य योजना जो है, इसकी एक पहले ये जो है कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए इसमें डिजिटल कंटेंट या फिर इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन सामग्री और छात्रों को पढ़ने के लिए चीज़ें उपलब्ध कराती है सीबीएसई की शिष्य योजना। ये कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए, क्योंकि ये 12 तक ही क्या कहते हैं कक्षाओं को मान्यता देती है, उनका प्रबंधन और मैनेजमेंट करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। तो 12 तक, क्योंकि 12 से तो आगे सीबीएसई होता नहीं, उसके बाद यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो इसी वजह से 12 तक 9 से 12 तक की जो कक्षाओं के लिए ये शिशु योजना इसने चलाई है। हालांकि सीबीएसई जो है 1 से 12 तक की कक्षाओं को लिए मान्यता देने का काम करती है। आगे देखते हैं और भी हैं मूक पहले या मूक प्लेटफॉर्म्स जो भारत में कार्यरत हैं और स्टूडेंट्स को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। एक है विद्यावाहिनी। ये क्या विद्यावाहिनी क्या है? ये जो है ग्रामीण स्कूलों में आईटी सुविधाओं को उपलब्ध कराना का काम करती है विद्यावाहिनी, और इसे जो है 2003 में शुरू किया गया था। विद्यावाहिनी के अंतर्गत क्या, विद्यावाहिनी जो योजना है इसके अंतर्गत क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? इसके अंतर्गत ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई गई ताकि ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी इंटरनेट के माध्यम से यानी कि मूक के माध्यम से अपनी पढ़ाई में सहायता ले सके, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके, अपने अध्ययन को तेजी मतलब गति उसकी तेज कर सकें, ये सब चीज़ें। तो ग्रामीण स्कूल में क्योंकि कंप्यूटर है और इंटरनेट ये सब तो पहली चीज़ें थी नहीं, तो इसी के लिए विद्यावाहिनी योजना शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण योजना स्कूलों में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से सब चीज़ें उपलब्ध हो सकें। अगला एक मूक प्लेटफॉर्म है, यह शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल, इसका शॉर्ट फॉर्म में ये, इसका शॉर्ट फॉर्म में ER नेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। हिंदी में शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER नेट, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है। ये क्या है? ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करके विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को जोड़ता है। जैसे कि अलग अलग पूरे देश भर में बहुत सारे कॉलेज हैं, या फिर कहीं एक राज्य में बहुत सारे कॉलेज और स्कूल होते हैं और वो आपस में जुड़े नहीं होते, उनमें समन्वय नहीं होता। इससे क्या होता है, जो छात्र रहते हैं वो केवल अपने कॉलेज के छात्रों के माध्यम से सीखते हैं या फिर कंपटीशन करते हैं। अगर उनको नेशनल वाइज, स्टेट वाइज कंपटीशन कराना है तो उनके लिए सुविधा नहीं, क्योंकि कॉलेज स्कूल जुड़े ही नहीं है आपस में। तो इसके लिए ये लाया गया शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम से जो है बहुत सारे कॉलेज और स्कूल आपस में जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे कॉलेज के अध्यापक अपने पढ़ाने की जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं उन कॉलेजों के, स्कूलों के, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में जो एक दूसरे को पढ़ने में सहायता कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसी के लिए शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क लाया गया। ये भी इंटरनेट के माध्यम से और वर्चुअल है, तो इसीलिए ये क्या है, एक मूक प्लेटफॉर्म हो गया। अगला देखते हैं मूक प्लेटफॉर्म। अगला है एजुसेट। एजुसेट क्या है? एडुसेट है, ये जो है एक सैटेलाइट है इसरो के द्वारा। इसरो तो आप जानते होंगे सभी लोग, भारत सरकार का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। तो इसरो के द्वारा ये लाई गई थी, मतलब प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था एजुसेट। कृत्रिम उपग्रह टीवी पर क्यों लॉन्च किया गया था? टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए, यानी कि टीवी पर जो पढ़ाई संबंधित चैनल है उनमें कार्यक्रम के प्रसारण के लिए
ये अलग से एक उपग्रह है, क्योंकि पहले जो था, पहले अलग दूसरे उपग्रहों से सहायता लेकर टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, उसमें बात आती थी, टाइम कम मिल पाता था उन्हें एजुकेशनल चैनल्स के प्रसारण में, को टाइम कम मिल पाता था, क्योंकि दूसरे उपग्रह थे उनको और भी दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होना होता था। इसके लिए अलग से उपग्रह बनाया कि जो एजुसैट है उपग्रह, इसका और कुछ कोई काम है नहीं, मतलब इसे दूसरे किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया नहीं जाता, इसके केवल शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके उपयोग के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं टीवी में, वो जो स्वयं प्रभा योजना है, आपने सुना उसके इस बारे में, आगे हम इसी क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। इस स्वयं प्रभा योजना के माध्यम से जो बहुत सारे 34 टीवी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से अलग अलग कक्षाओं का पूरा सिलेबस पर और बहुत सारे कोर्स उसकी क्लासें प्रतिदिन चलती हैं, दिन भर चलती हैं। तो ये सब जो प्रसारण है वो ये एजुसेट सैटेलाइट के माध्यम से ही ये सब क्लासें जो है इसमें टीवी में प्रसारित की जाती हैं। तो वही उपग्रह एजुसेट। अगला मुख्य प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है शैक्षिक संचार के लिए कंजोर्टियम। इसको संक्षेप में बोलते हैं CEC, इंग्लिश में कंजोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यानी शैक्षिक संचार के लिए कंजोर्टियम, CEC। यह क्या सुनने में कठिन लग रहा होगा आपको कि शैक्षिक संचार के लिए कंजोर्टियम, ये नाम ही कैसा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण में तकनीकी सहायता देने के लिए, क्योंकि टीवी पर अलग अलग चैनलों के माध्यम से बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं, तो उनमें तकनीकी सहायता के लिए भी बहुत क्या कहते हैं, एक जटिल प्रक्रिया होती है। उसमें जो पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, तकनीकी पहलू होते हैं, वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। उसमें सहायता देने के लिए अलग एजेंसियों और अलग अलग तकनीकों या क्या कि पोर्टल्स की मदद लगती है, इंजीनियरिंग और हेल्प, ये सब इसकी ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं अलग अलग, उन पर तकनीकी सहायता के लिए एक ये मुख्य पोर्टल लगा कि मुख्य प्लेटफॉर्म है शैक्षिक संचार के लिए कंजोर्टियम। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला मुख्य प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इसको इंग्लिश बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इनफ्लिबनेट, यानी INFLIBNET। इसको आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, मिला के अपने हिसाब से, इनफ्लिबनेट या INFLIBNET। ये जो क्या है, ये सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, जैसे कि इसका नाम है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, वैसे इसका काम है। ये क्या कहता है, ये जो है विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, नाम भी है। और विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों को जोड़ देगा तो क्या होगा, एक विश्वविद्यालय के छात्र अपने पुस्तकालय के अलावा जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनके पुस्तकालय का भी इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ, आगे देखते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है, और ये जो हम किसके बारे में पढ़ना है, ये जो हम इनफ्लिबनेट के बारे में पढ़ना है, जो INFLIBNET, यानी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। ये जो है अलग अलग विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को जोड़ता है, और ये जो है एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जोड़ता है, तो क्या हो गया, ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्र हो गया स्वायत्त, यानी कि ये मतलब किसी सरकारी एजेंसी के नियंत्रण में काम नहीं करता है, स्वायत्त, यानी कि अपने नियमों के अनुसार स्वायत्त रूप से ये काम करता है। ठीक है, कुल मिला के याद ये रखना है कि ये विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को जोड़ने वाला एक केंद्र है ऑनलाइन, बस ये इतना याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला मुख्य प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसका नाम है EPG। EPG क्या है, PG का मतलब आप सबको पता होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। ई का मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट के माध्यम से। जहाँ लगा उसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, यानी कि डिजिटल जैसे होता है वैसे। इसमें क्या होता है, ये जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। ये जो UGC द्वारा स्थापित है
INF LIBNET जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इसके द्वारा संचालित है। यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, और ये जो UGC द्वारा स्थापित है। EP जो है यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन, जिसे हम बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके द्वारा स्थापित है। और संचालन में सहायता कौन करता है? संचालन में सहायता करता है INF, यानी कि वही सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, जो हमने पढ़ा था, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, जिसके ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके द्वारा ये संचालित किया जाता है EPG। यहाँ पर जो है मूक की तुलना में ई सामग्री और मूल्यांकन का अधिक भंडार रहता है। यानी जो अलग अलग मूक प्लेटफॉर्म्स है, उनकी तुलना में EPG में जो ई कंटेंट रहता है, इंटरनेट के माध्यम से जो अध्ययन सामग्री, ई कंटेंट, स्टडी मटेरियल रहता है, वो सब, और मूल्यांकन यानी टेस्ट जो रहते हैं खुद का मूल्यांकन करने के लिए, उन सब की जो मात्रा रहती है, उनका भंडार यहाँ पर अधिक रहता है अलग दूसरे मूक प्लेटफॉर्म्स की तुलना में। यही जो है EPG के बारे में हो गया। अब क्या, ये हो गया मूक से जो अलग अलग मूक प्लेटफॉर्म से उनके बारे में हो गया। अब जो मूक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान है, वो तो हमने प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है ऑनलाइन जिनका एक्सेस हम करते हैं। अब मूक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, जो मूक के संचालन में सहायता करते हैं और अपने स्तर पर जो उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं मूक के संचालन, क्योंकि मूक के संचालन में कोई एक चीज़ तो काम करती नहीं, मूक के संचालन में बहुत सारी चीज़ें उसमें सहायता करती हैं। जैसे कि हमने सैटेलाइट हो गया, तकनीकी सहायता के लिए अलग एजेंसी हो गई, और उनको पाठ्यक्रम बनाने के लिए अलग विश्वविद्यालय या अध्यापक, प्रोफेसर, अलग संस्थान, ये सब बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा मूक प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिनका हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब मूक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान, जो मूक के संचालन में अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए या फिर उनको तैयार करने में, उनको बनाने में, उनको संचालन करने में सहायता करते हैं। उन महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट, तो चलिए देखते हैं मूक से जुड़े कौन कौन संस्थान है महत्वपूर्ण, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है NPTEL, ये लिखा हुआ NPTEL। ये NPTEL क्या है? इसको फुल फॉर्म है इसका हिंदी में प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक्नोलॉजी इनहांस्ड प्रोग्राम ऑन एजुकेशन, यानी प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप NPTEL बोल सकते हैं, मतलब NPTEL अपने दिमाग में याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वैसे भी लिखना तो आइए, नोट्स बनाना है तो लिखना सब है। इसके बारे में पढ़ेंगे ये सब की क्या है। ये NPTEL जो है, ये जो 2003 में शुरू किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये शिक्षा मंत्रालय की एजेंसी है, क्योंकि हम मूक से संबंधित जो अलग अलग संस्थान है, एजेंसी है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। यह तो इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और 2003 में यानी शिक्षा मंत्रालय की एजेंसी हो गई। और इसके अंतर्गत जो है 7 IIT जैसे और ISC बेंगलुरु इसमें शामिल है। इस सब की संयुक्त पहल है, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये 7 IIT अलग अलग, जैसे IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, इन सबको मिलाकर, मतलब देश की 7 IIT को लेकर, और IISc बेंगलुरु। IISc के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसका फुल फॉर्म है। IIT का फुल फॉर्म सबको पता होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो की है, ये पूरे देश में एक ही है। तो इन सब की संयुक्त पहल है, इन सबको मिलाकर जो है ये पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू कराई गई थी NPTEL की। और यहाँ पर जो निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध रहते हैं,
और निःशुल्क के अलावा कुछ शुल्क वाले भी रहते हैं। शुल्क वाले कब, अगर हमको केवल पढ़ना है तो निःशुल्क है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना। लेकिन हमको पढ़ने के बाद जो हमने कोर्स पढ़ा, वहाँ पर जो कोर्स किया, उसका एग्जाम दिया, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो प्रमाण पत्र देने के लिए मामूली शुल्क लगता है, ना के बराबर, नाम मात्र शुल्क लगता है, वो प्रमाण पत्र के लिए। अगर हम केवल ज्ञानवर्धन करना चाहते, केवल ज्ञान अर्जन करना चाहते, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते, उसके लिए कोई शुल्क नहीं, वो निःशुल्क है। तो इस प्रकार के यहाँ पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। ये हो गया एनपीटीईएल के बारे में। आगे देखते हैं आगे कौन सी एजेंसी है मूक से संबंधित जो मूक के संचालन में सहायता करती है। अगली है मूक किट। ये मूक किट क्या है? ये जो है ये एक प्रकार की मूक प्रबंधन प्रणाली है, यानी मूक के मैनेजमेंट में ये जो है सहायता करती है। मूक प्रबंधन प्रणाली है, इसे 2014 में शुरू किया गया था और किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसे 2014 में आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है इसे को मूक किट को बनाया गया था, या फिर कहेंगे इस मूक किट की स्थापना की गई थी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ मूक किट। ये जो है ओपन सोर्स है, तकनीकों का उपयोग करती है। ये मूक किट है ओपन सोर्स तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ओपन सोर्स का मतलब क्या? अब कई लोगों को समझ नहीं होगा कि ओपन सोर्स तकनीकी क्या है। ये देवनागरी लिपि इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश समझ में आए, और ये हिंदी में ही उसी को ओपन सोर्स को, यानी कि जो शब्द है ये तो इंग्लिश में, लेकिन जो लिपि है ये देवनागरी लिपि में हिंदी में लिख दिया। ओपन सोर्स तकनीकी। ओपन सोर्स तकनीक क्या होती है इसके बारे में समझिए। लिखा किसमें, ये महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, कोई एप्लीकेशन बनाई गई, कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। और उसमें सोर्स कोड का मतलब होता है जिस कोड का इस्तेमाल करके बनाया गया, यानी कोई एप्लीकेशन कोडिंग के द्वारा बनाई जाती है, कोडिंग की जाती है, कोड करके बनाई जाती है। कोडिंग के द्वारा ही बनाई जाती है कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी जो भी प्रोग्राम बनाना होगा कंप्यूटर में। तो जो उसकी कोडिंग रहेगी, कोडिंग को ओपन रखा जाता है। ओपन का मतलब उसे दूसरा व्यक्ति यानी यूजर भी देख सकता है। यूजर का मतलब उपयोगकर्ता। उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग रहेगी उसे दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है। केवल बनाने वाला या फिर जिस कंपनी के पास उसका लाइसेंस है उस एप्लीकेशन वही नहीं देख सकता, उसके अलावा अन्य व्यक्ति यानी यूजर भी देख सकता है, और देख सकता है और उस कोडिंग के से सहायता लेकर अपना भी कोई दूसरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकता है। यानी उस कोडिंग से सहायता लेकर अपना नया, यानी उसने कोडिंग देखी, उसको कोडिंग संशोधन करके या उससे सहायता लेके अपना दूसरा एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना सकता। ये होता है ओपन सोर्स तकनीकी। ओपन सोर्स में फायदा ये रहता है कि जो यूजर रहते हैं उनको नई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जो पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना उसको देखा, उस समझा और उसी में कुछ परिवर्तन करके नया बना दिया अपना। इससे क्या है, ये सस्ता रहता है, कुल मिलाकर खरीदना नहीं पड़ता। नहीं तो उनको अगर ओपन सोर्स नहीं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको देखने के लिए खरीदना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो महंगा हो जाता है। ओपन सोर्स जो है सस्ता रहता है। वही यहाँ पर बताएगा कि आईआईटी कानपुर द्वारा 2014 में प्रदान की गई ओपन सोर्स तकनीक का उपयोग करती है। यानी कि आईआईटी कानपुर ने जो है 2014 में इसको ये बनाया मूक किट को, और ये जो है ओपन सोर्स तकनीक का उपयोग करती है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, ओपन सोर्स तकनीकों का इस्तेमाल कर दिए क्यों समझने के लिए है। याद क्या रखना है, मूक किट क्या, मूक किट जो है एक प्रकार की मूक प्रबंधन प्रणाली है और 2014 में आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान किए गए थे। बस इतना काफी याद करने के लिए, और बाकी समझने के लिए है। और वैसे महत्वपूर्ण तो केवल इतना है कि ये जो है मूक प्रबंधन प्रणाली है, क्या मूक किट, यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें मूक किट के अंतर्गत। और इसके बारे में क्या है और देखते हैं। इसे जो है बनाया क्यों गया था, क्योंकि बहुत सारे मुख्य प्लेटफॉर्म्स है। फिर मूक किट क्यों बनाया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था बनाने का, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट थे, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये विशेष रूप से बनाया गया था। क्योंकि जो मूक किट जो है लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर इन स्थितियों से निपटने में सक्षम है, यानी कि इन स्थितियों में भी काम कर सकती है। और लो बैंडविड्थ का मतलब क्या, लो बैंडविड्थ का मतलब इंटरनेट स्लो, गांव में इंटरनेट स्लो हुई तो होता ही है,
मतलब ज़्यादातर सभी गाँव में भला ना हो, जो बड़े गाँव में जहाँ पर टावर्स पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ पास में नहीं दूर है, तो इंटरनेट स्लो होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो इंटरनेट स्लो होगा तो अगर हाई स्पीड इंटरनेट वाली कोई एप्लीकेशन या कोई मूक प्लेटफॉर्म होगा चलेगा नहीं। तो ठीक है, लो बैंडविड्थ इसकी जरूरत होगी, तो ये इसकी आवश्यकता पूरी करती है। लो कंप्यूटिंग पावर, यानी कि कंप्यूटर पुराना है, महंगा कंप्यूटर नहीं, एडवांस कंप्यूटर नहीं उनके पास, पुराना कंप्यूटर है, तो ऐसे कंप्यूटर में चलने के लिए उसी प्रकार का मूक प्लेटफॉर्म या क्या कहते हैं मूक एप्लीकेशन चाहिए। तो वही है, तो ये जो लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर, यानी कि कंप्यूटर जो निम्न श्रेणी कंप्यूटर चल जाएगा, इंटरनेट की स्पीड कम है तो भी जो मूक किट उसमें काम करेगा। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए जो है ये डिजाइन किया गया था, कौन, मूक किट। यानी कि इससे क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि इन ये स्थितियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट को सुविधा प्रदान करने के लिए जो है मूक किट बनाया गया था IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, ये हो गया मूक किट। और अगला मूक संस्थान क्या है, एक तो मूक किट जो कि मूक का प्रबंधन करने वाली एक संस्थान है, एक एजेंसी कह सकते हैं। अगला है IIT बॉम्बे एक्स। IIT बॉम्बे समझ में आ रहा होगा, और एक्स क्यों लगा है इस बारे में अभी देखते हैं। तो IIT बॉम्बे एक्स जो है एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है, ये गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है, और इसे IIT बॉम्बे लिखा, जिसका मतलब सीधी बात है IIT बॉम्बे द्वारा बनाया जाएगा। कब बनाया गया, 2014 में बनाया गया था, और ये भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बनाया गया था। जैसे कि मूक जो बनाया गया था उसको भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसी प्रकार IIT बॉम्बे एक्स का इस्तेमाल कर भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, कौन सा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, इसका नाम भी लिखा हुआ है ओपन EDX, इसका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो कि ओपन EDX एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें एक ओपन EDX ये जो एजुकेशन संबंधित है। ओपन EDX क्या है पहले ये समझ लिए। ओपन EDX एक अमेरिकी संस्था कह सकते हैं, अमेरिकी मूक प्लेटफॉर्म या अमेरिकी मूक पोर्टल है, ये इंडिया का नहीं है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसकी कोडिंग देखकर बाकी लोग भी इससे सहायता लेकर अपना मूक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो वही IIT बॉम्बे ने किया कि ओपन EDX की ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है, इसका जो सोर्स कोड है, कोडिंग इसकी देखी और एक बना दिया IIT बॉम्बे एक्स। ठीक है, इसका उपयोग करके, यानी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन EDX इसका उपयोग करके बनाया, किसको, IIT बॉम्बे एक्स को बनाया। किसने बनाया, IIT बॉम्बे ने। और ये जो है बनाया क्यों गया था, और इसके मतलब वित्त पोषण किसने किया, ये यहाँ पर लिखा हुआ। जो शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है, शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, ये एक योजना है शिक्षा मंत्रालय की, पुरानी योजना है शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन। इस योजना के तहत इसका वित्त पोषण किया गया, क्योंकि बनाने के लिए पैसे तो लगेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना हो। तो IIT बॉम्बे एक्स जो एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है, इसको IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ओपन EDX, इसकी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है, इसकी ओपन सोर्स जो कोडिंग है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया, और इसका वित्त पोषण जो है शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया। ये जो IIT बॉम्बे एक्स के बारे में हो गया। ऐसा काम क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं इसको बनाया कैसे गया, इसका वित्त पोषण कैसे हुआ, IIT बॉम्बे एक्स के बारे में, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है, इसका काम क्या है। कोई भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उस मूक प्लेटफॉर्म्स के बारे में, मूक संस्थान के बारे में, तो उसका काम क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम उसके अब देखेंगे इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वही मूक का जो कॉमन काम होता है कोई भी मूक प्लेटफॉर्म्स का, तो जो IIT बॉम्बे एक्स मूक प्लेटफॉर्म है, इसका जो काम है ये विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। ठीक है, और ये जो मिश्रित शिक्षा का उपयोग करता है। मिश्रित शिक्षा का मतलब क्या है, मिक्स्ड एजुकेशन, इसका मतलब क्या, मिश्रित शिक्षा में यह होता है कि जैसे एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन, ये जो अलग अलग हो गया, ऑनलाइन जो है ये अलग हुआ, ऑफलाइन जो है ये अलग हुआ। अब मिश्रित शिक्षा में क्या होता है, दोनों मिला देते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को एक कर देते हैं। इसमें कैसे होता है, इसमें ये रहता है कि पढ़ना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल या कंप्यूटर पे मूक प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं,
और समझ सकते हैं। और ऐसे एग्जाम हो ना तो एग्जाम किसी ऑफलाइन सेंटर में बुला के एग्जाम करा के ऐसे, मतलब इसके अलावा दूसरी भी विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिश्रित दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं किसी कोर्स में, तो वो होता है मिश्रित शिक्षा। तो इसका इस्तेमाल करता है ये कौन, IIT बॉम्बे एक्स। इस मॉडल में क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग भी बोलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब है, दोनों चीज़ें, ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, ब्लेंडेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लेंडेड, इसमें क्या होता है, ब्लेंडेड में कई चीज़ें मिला दी जाती हैं। तो ये क्योंकि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला दिया गया ना, ये हो गया ब्लेंडेड लर्निंग। तो इसको शॉर्ट में बोला गया कि IIT बॉम्बे का ब्लेंडेड लर्निंग मूक मॉडल, इसको शॉर्ट में बोला गया। इस मॉडल को जो IIT बॉम्बे एक्स के जो मूक प्लेटफॉर्म है, इसकी जो एजुकेशन का मॉडल है, इसको बोला गया IIT बॉम्बे का ब्लेंडेड लर्निंग मूक मॉडल। ये इसको शॉर्ट में लिख दिया गया ब्लेंडेड लर्निंग मूक मॉडल, BLMM। और चूंकि IIT बॉम्बे का, तो IIT बॉम्बे का हो गया इसका ये जो BLMM, इसके क्या नाम दे दिया गया, IIT बॉम्बे का ब्लेंडेड लर्निंग मूक मॉडल इसका नाम दे दिया गया। इसका काम हो गया, नाम हो गया। और ये इस प्रणाली में प्रमुख, और लेकिन इसको जो स्टडी मटेरियल प्रदान करेंगे वो कौन करेंगे, क्योंकि कोई मुख्य प्लेटफॉर्म होगा, उससे कोई ना कोई विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज को इसको क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये स्टूडेंट को जो आगे कंटेंट है वो प्रदान कर पाएंगे, तभी तो स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। तो जो इसको स्टडी मटेरियल है वो जो प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालय हैं और जो स्थानीय कॉलेज हैं, लोकल कॉलेज हैं, वो जो है इस प्लेटफॉर्म में ई कंटेंट यानी कि अध्ययन सामग्री संबंधित जो चीज़ें हैं वो प्रदान करते हैं और विद्यार्थियों को मुख्य कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। यानी कि ये इसको मिलाकर लिख दिया गया है, यानी कि प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालय और स्थानीय कॉलेज अध्ययन सामग्री संबंधित सहायता प्रदान करेंगे इसको IIT बॉम्बे एक्स को। और ये जो है आगे विद्यार्थियों को मुख्य कार्यक्रम यानी कि मुख्य के माध्यम से, जो कि मुख्य IIT बॉम्बे एक्स क्या है, मुख्य है, तो इस मुख्य के माध्यम से ये विद्यार्थियों को आगे कार्यक्रम प्रदान करेगा, यानी मुख्य कार्यक्रम प्रदान करेगा, यानी कि भाई कि उनको मुख्य के माध्यम से पढ़ने में सहायता या सुविधा प्रदान करेगा। वही जो लिखा इसका मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया मुख्य संबंधित अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग संस्थान जो मुख्य का प्रबंधन कर रहे हैं, उनको अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं और वित्तीय पोषण संचालन, ये सब इसके बारे में पढ़ लिया। और अब देखते हैं मुख्य प्लेटफॉर्म जो महत्वपूर्ण हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये जो दो चीज़ें हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ये मुख्य प्लेटफॉर्म्स है, बहुत बड़े मुख्य प्लेटफॉर्म्स है, बहुत फेमस है, यानी सबको पता होगा। IIT बॉम्बे एक्स आपने नहीं सुना होगा, मूकिट ये आपने नहीं सुना होगा, और जो हमने पढ़ा था क्या INF ILB और जो NTE जो हमने पढ़ा था, ये भी आपने नहीं सुना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है आपने नहीं सुना हो क्योंकि ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन स्वयं के बारे में आपने सबने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। और ये बहुत आसान, जो भी इसमें लिखा हुआ है आपको सिंपल पढ़ते जाना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें मतलब कुछ समझाने के लिए है नहीं, स्वयं इसको जो है स्वयं के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में मैंने पूरा विस्तार से इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए देखो, ये जो है यानी स्वयं भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इस पहल का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य का, ये मतलब जो मुख्य एक स्वयं जो एक ये भी मुख्य तो है, जो स्वयं है, स्वयं पोर्टल है, स्वयं पहले योजना है, ये सभी कुछ। इसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य सबसे अधिक वंचित का मतलब जिन तक शिक्षा की सुविधाएं नहीं पहुंच रही, उनको शामिल करते हुए सबको श्रेष्ठ अधिगम साधन यानी कि अच्छे से अच्छे अध्ययन की सुविधा ये प्रदान करना। और क्या उद्देश्य इसका, स्वयं जो डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ है, ये दो बार लिख दिया, ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ रह गए जो लोग हैं उनको शामिल करता है। असमर्थ छात्र और अन्य लोग भी हैं, उनको
जो है डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है आपको पता होगा। डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, ये समाप्त करना चाहता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है एक छात्र है जिसके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, बिजली है, घर में इन्वर्टर भी है, ठीक है, अच्छे से, और उसको कंप्यूटर चलाना आता भी है, तो ठीक है, वो सभी जो ऑनलाइन यूट्यूब और जो भी ऑनलाइन साधन है पढ़ने के, बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे यूट्यूब में तो बहुत सारा ज्ञान है, और जो हमने मूक के प्लेटफॉर्म्स पढ़े उनसे वो डाउनलोड करके उनसे देख के वो सभी सुविधा ले रहा है पढ़ने की। उससे मतलब कमी नहीं है ना पढ़ने के लिए अध्यापकों की कमी ऑनलाइन, ना ही कंटेंट की कमी है। बहुत सारी ऑनलाइन हर प्रकार की बुक्स उपलब्ध फ्री में, PDF फाइंडर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ ये छात्र है, दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ कोई एक ऐसा छात्र है उसके पास ना कंप्यूटर है, ना उसको कंप्यूटर चलाना आता है, और बिजली भी घर में आती है 4-5 घंटे के लिए पूरे दिन में। तो इसका मतलब क्या, वो बाजार से जाएगा, जो किताबें खरीद के लाएगा, किताबों से पढ़ सकता है। किसी कारण बस मान लीजिए स्कूल नहीं जा पा रहा है, या फिर स्कूल कॉलेज जाता भी है, तो वहाँ के अध्यापक ऐसे हैं कि वो उतने अच्छे अध्यापक नहीं, उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वही किताबें वही अध्यापक उन्हीं से पढ़ सकता है, और उसके अलावा उसके पास कोई सुविधा ही नहीं पढ़ने की, उतने से ही काम चलाना पड़ेगा वो, और वैसे ही एग्जाम देना है। तो जब कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे जो छात्र, तो सफल कौन होगा? सीधी सी बात, इसके पास सभी साधन है, उसकी सफल होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकता है सब। ये कोचिंग नहीं कर सकता, ये कोचिंग उसके यहाँ है नहीं, उसके आसपास कॉलेज है, कॉलेज में कंपटीशन का एग्जाम कराते नहीं, बस किताबों से पढ़ा हुआ ही सब है सब। तो इसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी कि एक तरफ उसके पास सभी संसाधन है, ऑनलाइन संबंधित डिजिटल साधन सभी हैं, डिजिटल माध्यम जो है, डिजिटल साधनों का उपयोग करके अपना काम करने की सभी सुविधाएं हैं, एक छात्र के पास, दूसरी तरफ नहीं है, तो वह ये डिजिटल डिवाइड। तो ये जो है स्वयं जो इसको जो डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। समाप्त करने का उद्देश्य इस प्रकार कि अगर उसके पास लैपटॉप और मतलब कोई मोबाइल जैसे हो गया, और मोबाइल इंटरनेट सबके पास होता, अगर केवल इतना ही है तो उसे कोई यूनिवर्सिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी कहीं पर एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं में सब कुछ है। स्वयं में सभी प्रकार के पाठ्यक्रम है, हर पाठ्यक्रम की क्लासें हैं, हर पाठ्यक्रम संबंधी ई कंटेंट है, यानी कि ई बुक्स पड़ी हुई हैं, उनको डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, पढ़ सकता है। हर कोर्स संबंधित उसमें टेस्ट दिए हुए, टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकता है और खुद का आकलन कर सकता है, ये सब है। तो इस प्रकार जो स्वयं में दिए हुए इन सब रिसोर्सेज का, संसाधनों का इस्तेमाल करके डिजिटल डिवाइड को कम करने का उद्देश्य रखा गया है यहाँ पर। और डिजिटल क्रांति से अछूते और अज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने असमर्थ, वही डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति का मतलब होता है कि सभी के पास डिजिटल संसाधन है, और जिनके पास डिजिटल संसाधन नहीं है, उनके पास नहीं पहुंच पाए, तो उन तक डिजिटल संसाधन पहुंचना, और उनको भी ज्ञान अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी कि उनको भी ज्ञानवान बनाना, यानी कि उनको भी नॉलेज होना चाहिए, जितनी भी उनको ज़रूरत है वो सब नॉलेज उनको मिले, और वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें, अच्छी जॉब पा सकें, अपनी जीविका कमा सके। तो वो है कि डिजिटल क्रांति से अछूते रह गए, तो उनको डिजिटल क्रांति का लाभ पहुंचाना, ज्ञान अर्थव्यवस्था से उनको जोड़ना, ये जो है सब स्वयं का उद्देश्य रखा गया है। और क्या स्वयं के बारे में देखते हैं। स्वयं में कौन कौन से कोर्स दिए हुए यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी कोर्स है इसमें, 12वीं तक नहीं, कक्षा 9 से PG तक ये लिखा हुआ कि इसमें 9वीं से, कक्षा 9वीं से लोग स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षा तक के पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम हैं। और उन पाठ्यक्रमों को कोई एक्सेस कैसे कर सकता है, यानी उन पाठ्यक्रमों को कोई फायदा कैसे उठा सकता है, उनका पढ़ कैसे सकता है, उनको किसी के लिए भी, यानी कोई भी उनको पढ़ सकता है, कहीं भी, यानी किसी भी स्थान पढ़ सकता है, बस आपके पास मोबाइल या और इंटरनेट होना चाहिए, यानी कोई भी आपके पास कोई एक डिवाइस हो जो इंटरनेट सक्षम हो, और इस पर ये एक्सेस किया जा सके, स्वयं पोर्टल को एक्सेस किया जा सके। तो आपको ऐसे किसी भी स्थान पर जो स्वयं का लाभ उठा सकते हैं किसी भी समय, यानी कि कोई समय नहीं, कोई उसमें रिकॉर्डेड पड़े रहते हैं, पूरे रिकॉर्डेड और लेक्चर पड़े रहता है, टेस्ट पड़े रहते हैं इसी प्रकार, और ये कंटेंट उसमें सब स्टोर रहते हैं उसके सर्वर में। तो किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है किसमें, स्वयं में। और ये जो सभी भारतीयों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे, यानी कि भारतीय लोगों को इसमें कोई फीस नहीं देनी होगी, सभी निःशुल्क है।
इसमें केवल शुल्क कब देनी हो, जैसे कि हमने अभी पहले के उसमें पढ़ा था, IIT बॉम्बे एक्स में ही पढ़ा था हमने, कि किसी और में पढ़ा था, किसी मुफ्त प्लेटफॉर्म में के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें कुछ भी अगर हमें पढ़ना है तो कोई शुल्क नहीं देनी होती। केवल अगर हमको प्रमाण पत्र लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो सर्टिफिकेट के लिए हमको एक मामूली शुल्क देनी होगी। तो वही यहाँ पर भी है कि वैसे तो सब फ्री है, पढ़ने के लिए सब फ्री है, टेस्ट जो सब कुछ करा, लेकिन अगर टेस्ट देने के बाद आपको उसको सर्टिफिकेट भी लेना है तो उसको के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा और उसकी मामूली शुल्क रहेगी। और इसमें जो है स्वयं में जो स्टडी मटेरियल है वो कौन कौन उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में दिया हुआ है कि किसी कॉलेज या प्रोफेसर को किसी संस्थान को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा तभी तो वहाँ इसमें आएंगे, ऐसे थोड़ी अपने आप आ जाएंगे। तो इसके बारे में दिया गया है कि इन पाठ्यक्रमों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये अलग है, जो मतलब उपलब्ध कौन से कराएंगे मैं वो ये बता रहा था। तो इसमें जो उपलब्ध कराते हैं इसमें कई IIT हैं, इग्नू है, NIOS है और बहुत सारे राष्ट्रीय और नेशनल लेवल के और जो छोटे संस्थान हैं ये सब जो है, और प्राइवेट संस्थान भी हैं कुछ, जो वो सब इसमें कंटेंट यानी कि अध्ययन सामग्री इसमें उपलब्ध करवाते हैं, किसमें, स्वयं में। ठीक है, और इसके बाद हम अभी और आगे पढ़ेंगे कि इसमें विस्तार से कि उनका फुल फॉर्म में क्या है, वो कौन कौन सी कक्षा के लिए कार्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। इसके पहले हम देखेंगे जो इसमें पाठ्यक्रम यानी जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, सिलेबस जो इसमें पढ़ाया जाता है, इसको हम अपने पढ़ने यानी अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं स्वयं के पाठ्यक्रमों को। यानी वीडियो व्याख्यान यानी वीडियो लेक्चर, मैंने बताया कि इसमें वीडियो लेक्चर रिकॉर्डर उपलब्ध रहते हैं और लाइव क्लासेस भी होती हैं। वीडियो लेक्चर तैयार की गई अध्ययन सामग्री डाउनलोड की के लिए उपलब्ध रहेगी। मैंने बोला कि इसमें जो ये PDF फाइल रहती है उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, परीक्षा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा यानी कि टेस्ट भी दे सकते हैं, फाइनल एग्जाम की सुविधा भी होती है, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब इसकी भी यहाँ पर सुविधा होती है। और क्या होता है इसमें, एक जो महत्वपूर्ण जो बहुत ज़रूरी है, डाउट डिस्कशन है, डाउट पूछने की भी यहाँ पर सुविधा रहती है, ये लिखा हुआ है। शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श यानी डाउट डिस्कशन के लिए भी फोरम होता है। यहाँ पर हम विद्यार्थियों आपस में जो स्टूडेंट है वो भी डिस्कशन कर सकते हैं, और जो यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर प्रोफेसर होते हैं उनसे भी हम अपने डाउट का डिस्कशन कर सकते हैं ऑनलाइन, ये भी यहाँ पर सुविधा होती है स्वयं में। और यहाँ पर मैंने जो बताया था कि सर्टिफिकेट प्राप्त करना, तो उनको लिए स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण मामूली शुल्क देना पड़ता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें एक और सुविधा होती है कि इसमें जो हम पढ़ते हैं वो बेकार नहीं जाता, वो हमें काम आता है, जो कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों को जो हमारा जो शैक्षिक रिकॉर्ड होता है उसमें हम स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सरल भाषा में पूरा विस्तार से लिख दिया हुआ है, आप पढ़ के आसानी समझ सकते हैं। अब मैं तो बता ही रहा हूँ। जो एग्जाम में मतलब जिसमें फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें जो हम क्रेडिट यानी ग्रेड यानी अंक जो प्राप्त करते हैं, क्रेडिट के रूप में इसमें अंक प्राप्त होते हैं, तो उनको जो विद्यार्थी के शैक्षिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी वो बेकार नहीं जाएंगे। उन्हें सर्टिफिकेट्स को जो अंक रहेंगे उनको जो हमारा पूरा शैक्षिक रिकॉर्ड का जो पूरा स्टोर रहेगा उसमें स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। स्टोर को हमने पढ़ा भी था, जो क्रेडिट बैंक था उसके बारे में हम पढ़ा था ना। क्रेडिट बैंक में जो एक किसी छात्र की जो शुरुआत से जो पूरा एजुकेशन रहेगा उसका पूरा एक साथ उसका लेखा जोखा यानी उसके पूरे एक साथ अंक जो है रहते हैं क्रेडिट के रूप में, उसका पूरा स्कोर रहता है अलग अलग पूरा एक साथ है क्रेडिट के रूप में। तो वही है कि जो क्रेडिट बैंक होगा तो उन्हें क्रेडिट बैंक में छात्र का जो बना होगा इसमें सभी शैक्षिक के रिकॉर्ड के जो क्रेडिट उसके अंक रहेंगे, उनमें इस स्वयं पर किए गए कोई भी पाठ्यक्रम है उसमें जो उसके क्रेडिट मिलेंगे, उसको जो अंक मिलेगी, स्कोर मिलेगा, उसको जो विद्यार्थी के अन्य शैक्षिक रिकॉर्ड है उनमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और ये किस प्रकार स्थानांतरित होंगे, वो ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के द्वारा जारी
क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम, यानी एक यूजीसी का एक कानून है, क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम 2016 में आया था। इसके अनुसार जो है विद्यार्थी स्वयं में प्राप्त किए गए, यानी स्वयं का मतलब स्वयं पोर्टल जो है उसमें प्राप्त किए गए क्रेडिटों को अपने शैक्षिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित कर सकते हैं। वो जो लिखा हुआ जो मैंने बताया, इसमें जो हम फाइनल एग्जाम देंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें हमें क्रेडिट भी मिलेंगे, क्रेडिट का मतलब अंक जो नंबर आएंगे वो मिलेंगे क्रेडिट के रूप में। तो उनको जो विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के इस नियम के तहत अपने शैक्षिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित कर सकते हैं और उसका जो है अपने किसी जॉब में जो उसका लाभ ले सकते हैं। और भी इस स्वयं के बारे में, ये जो शिक्षा मंत्रालय, ये तो सबको पता होगा, स्वयं जो पहले स्वयं पोर्टल है मंत्री जो शिक्षा मंत्रालय की है। ये जो शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। ये बनाया किस प्रकार गया है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। कि स्वयं जो है शिक्षा मंत्रालय की पहले इसमें जो सहायता की है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्योंकि एक तकनीकी पहल है ना, ऑनलाइन जो होता है इंटरनेट के माध्यम से तकनीकी चीज़ें जो है, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसने सहायता की। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और अन्य तकनीकी सहायता के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सहायता की। माइक्रोसॉफ्ट क्या है और बनाया क्या गया, अपने देश में भारत में ही बनाया गया, किसी विदेशी कंपनी से नहीं बनाया गया। विदेशी कंपनी सहायता जरूर ली गई लेकिन बनाया भारत में गया। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सबको पता होगा, एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आती है ना वही, तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। और अखिल भारतीय इसको शॉर्ट में बोलते हैं AICTE, जो ये पॉलिटेक्निक बीएड इन सब के लिए जो मान्यता देता है ना, ये AICTE होता है। कॉलेजों को विश्वविद्यालयों को पॉलिटेक्निक बीएड जैसे तकनीकी बीएड नहीं बीटेक, पॉलिटेक्निक हो गया, बीएड के लिए तो NCTE होता है, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, इस प्रकार के तकनीकी कोर्सेज के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मान्यता देता है। और जो तकनीकी कार्यक्रम यहाँ पर भी चलाए जाते हैं, स्वयं में तकनीकी गैर तकनीकी सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उसके मान्यता देने के लिए, उसको संचालन के लिए, नियम बनाने के लिए AICTE की सहायता लगेगी। तो वह यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय जो एक मंत्रालय हो गया जो कि इसकी शीर्ष एजेंसी है। इसके अलावा इसमें जो अलग अलग संस्थानों ने एजेंसियों ने इसमें की सहायता की इसमें, तो वो इसमें एक AICTE है। तकनीकी सहायता के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, जो इसके पोर्टल बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने सहायता की है। और इसमें जो अध्ययन सामग्री ये मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ विस्तार में। इसमें अध्ययन सामग्री के लिए कौन कौन किसने सहायता की, कौन कौन से एजेंसियों ने। इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NIOS, सभी जानते होंगे NIOS। ये जो है कक्षा 9 से 12 तक के लिए, और प्राइवेट जिसको करना है कक्षा 9 से 12 तक का कोर्स, उसकी सुविधा प्रदान करता है। इसमें किताब मिल जाती है, एडमिशन कराया और एक बार एग्जाम होता है। एक बार हाई स्कूल का होता है, इसमें 9-11 का नहीं होता, एक बार हाई स्कूल का होता है, एक बार 12वीं का होता है, और बस एग्जाम दे के मार्क्स मिल जाती है। और उसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी क्या इसको बोलते हैं, मान्यता बोलेंगे। इसकी जो मान्यता है ये सभी जगह होती है, NIOS से जो हम पढ़ाई करते हैं वो। इसके अलावा ये बहुत से अलग अलग कोर्स भी कराता है NIOS में। तो वही है, तो ये NIOS इसमें जो है अध्ययन सामग्री प्रदान करने में सहायता करता है। इसके अलावा NCERT, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, ये भी इसमें सहायता प्रदान करता है अध्ययन सामग्री प्रदान करने में। इग्नू के बारे में पता होगा, जिससे कई लोग तो आप जो MA कर रहे हैं इग्नू से कर रहे होंगे, तो इग्नू भी इसमें सहायता करता है। IIM बेंगलुरु, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि IT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रबंधन का संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रबंधन संबंधी यानी कि BBA MBA सब कराता है। तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के अलावा और भी जगह, अहमदाबाद में भी है और भी कई जगह हैं। तो जो IIM बेंगलुरु है, ये वाला भी संस्थान, ये भी इसमें अध्ययन सामग्री प्रदान करने में सहायता करता है। इसके अलावा UGC, इसकी नियम बनाने में और भी बहुत सारी शिक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए संचालन में उनको सहायता देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, इसकी सहायता तो लगेगी, ये भी इसमें सहायता करता है। तो वही लिखा होगी, ये सब जो अपनी शैक्षिक सहायता और विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
तो ठीक, ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया स्वयं के बारे में। अब देखते हैं स्वयं प्रभा, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। स्वयं प्रभा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूँ कि जो 34 में डीटीएच चैनल होते हैं, डीटीएच के मतलब डायरेक्ट टू होम, टीवी में आते हैं, एंटीना के माध्यम से जो टीवी चलती है छतरी के माध्यम से वो, तो उसमें जो 34 फ्री होते हैं। डीटी डायरेक्ट टू होम में जो है, ये जो डीटीएच में होते हैं डीडी फ्री डिश से, इसमें जो फ्री चैनलें होती हैं, तो ये फ्री है, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, कोई रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता। तो स्वयं प्रभा में जो 34 डीटीएच चैनल होते हैं, इनका ये समूह है और ये बिल्कुल फ्री होता है। और इसको जो प्रसारण सुविधा प्रदान करता है वो है GSAT-15। हमने पढ़ा था ना EduSat, EduSat का नाम ही GSAT-15 है। GSAT-15 और EduSat एक ही है, इसरो के द्वारा जो लॉन्च की गई थी, हमने पढ़ा EduSat। EduSat ये जो है, ये EduSat इसका नाम है GSAT-15। ये उपग्रह जो है इसका उपयोग करके जो है प्रसारण किया जाता है, और प्रसारण जो 24x7 आधार पर होता है, और इसमें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण जो है इसमें होता है। स्वयं प्रभा के अंतर्गत चैनल होती है, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण होता है। ठीक है, इसमें जो नई सामग्री जो है प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे के लिए प्रसारित की जाती है, यानी प्रतिदिन 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इन 34 डीटीएच चैनलों में। प्रतिदिन 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बाकी इसके अलावा रिवीजन जो पहले पढ़ाया गया है उनका रिवीजन हो सकता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कम से कम 4 घंटों के लिए इसमें नई सामग्री प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो पढ़ाया जाएगा उसका कई बार, क्योंकि 24 घंटे चलता है, तो फिर 4 घंटे ये नई सामग्री पढ़ाएंगे, बाकी समय क्या करेंगे, बाकी समय क्या करेंगे, दोहराव करेंगे उसका। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है, एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, और जो पहले पढ़ाया गया उसकी भी वीडियो या उसके भी क्लासेस अगले दिन चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार 24 घंटे ये चलता रहेगा, कोई ना कोई कक्षा की क्लासेस चलती रहेंगी 34 अलग अलग डीटीएच चैनलों में। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। और दोहराई क्यों जाती है, दोहराई इस वजह जाती है कि जिस समय मतलब कोई एक टाइम में 9 से 10 कक्षा 12वीं का फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, और उस समय जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो फ्री नहीं है, दूसरे काम में बिजी है, तो इस वजह से दोहराई जाती है कि उस समय नहीं तो 5 बार दोहराई जाएगी, तो जब भी उसे टाइम मिलेगा तब देख लेगा। क्योंकि इसमें क्या है, मूक का उद्देश्य है, मूक जो प्लेटफॉर्म्स है उनका उद्देश्य सुविधा प्रदान करना, कोई मतलब बंधन न रहे कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे स्कूल जाना, ये सब बंधन, जब टाइम मिले तब पढ़ो। इसी यही उद्देश्य मुख का, इसी वजह से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 5 बार दोहराई जाती है, ताकि जब टाइम मिले तब पढ़ पाए। वो यहाँ पर लिखा कि इससे छात्रों को जो है अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ पर लिखा हो अपनी, इससे छात्रों को अपनी सुविधा अनुसार समय चुनने में सहायता मिलती है। और इसमें जो तकनीकी सहायता और जो शैक्षिक पाठ्यक्रम और जो एजुकेशन कंटेंट रहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, शैक्षिक स्टडी मटेरियल रहता है, वो सब चीज़ें कौन कौन प्रदान करता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वही जो समय प्रदान करते हैं वही यहाँ पर है। NPTEL हो गया, IIT हो गया, UGC, IGNOU, CEC, इस सब के बारे में हम पहले पढ़ा चुका हूँ, CEC के बारे में बता चुका, NCERT, NAUS, इन सब के द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है स्वयं प्रभा चैनलों पर जो एक क्लासें होते हैं उनके प्रसारण के लिए। और वेब पोर्टल का रखरखाव, क्योंकि स्वयं प्रभा में चैनल भी होते हैं, इनका वेब पोर्टल भी है, तो वेब पोर्टल के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे दी गई है, इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है इसको दी गई है INFLIBINT। इसके बारे में मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ ये क्या है। तो वेब पोर्टल के रखरखाव की जिम्मेदारी इसको दी गई है। ये ठीक, ये हो गया स्वयं प्रभा के बारे में। और जो मैंने अभी तक पढ़ाया, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं पर भी डाउट है, या फिर पढ़ाने की स्पीड तेज है, आपको अगर लग रहा है कि तेज पढ़ा रहा हूँ और धीमे पढ़ाना चाहिए, समझने में आपको जहाँ भी समस्या आ रही है, तो कुछ भी आप डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी अपनी बात रखनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैसेज करके मुझे बता सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको कुछ समस्या है पढ़ने में, अगर बताएंगे नहीं तो उसको दूर कैसे होगी? मुझे अपने आप तो पता चलेगा नहीं बिना बताए, तो आपको बताना है। कुछ भी समस्या आ रही है पढ़ने में तो आप पेपर 1 से संबंधित कुछ भी समस्या है, मैं जो क्लास पढ़ाता हूँ, क्लास पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और एक शब्द देखते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में शब्द पूछ लेते हैं कि शब्द, कोई शब्द दिए गए और बोल देंगे कि ये किससे संबंधित है, उसके बारे में कोई प्रश्न आ गया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये शब्द हम अपने सिलेबस के साथ साथ बीच बीच में पढ़ते जाएंगे, अलग अलग शब्द जो भी आपको जानना जरूरी रहेगा उनके बारे में। तो एक शब्द है माइक्रो क्रेडेंशियल, इसको जो प्लूरल फॉर्म होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स, यानी इसका बहुवचन रूप है माइक्रो। इसको मैंने देवनागरी लिपि में लिख दिया है माइक्रो क्रेडेंशियल्स। ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स होता क्या है? ये जो है ये भी एक मुख से संबंधित है, यानी कि मुख संबंधित एक श्रृंखला होती है, मुख की एक श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई व्यक्ति यानी या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है किसी विशिष्ट विषय, यानी जिस विषय पे के बारे में वो गहरी समझ या पढ़ना चाहता है, उसके बारे में गहरी समझ विकसित कर सकता है, उसके बारे में, उस विषय के बारे में या उस सिलेबस के बारे में गहरी समझ विकसित करने में जो है माइक्रो क्रेडेंशियल्स के अंतर्गत वह मूक की श्रृंखला की सहायता लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अलग अलग मूक प्लेटफॉर्म रहेंगे, किसी एक मूक में, जैसे कि कोई बीटेक का स्टूडेंट है, मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, यानी बिल्कुल एक्सपर्ट बनना चाहता है मैकेनिक्स का, तो इसके लिए क्या करेगा वो? अब जो क्लास में तो उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि उनके सिलेबस में वो टीचर उतना ही पढ़ा दिया, उससे और भी जानना है तो वो गया मूक इंटरनेट में, उससे गया कंप्यूटर में, और जो मूक प्लेटफॉर्म है जैसे स्वयं हो गया या फिर स्वयं प्रभा टीवी चैनल हो गया, तो स्वयं में गया और मैकेनिक संबंधित जो भी लेक्चर उसने देखा, उससे उसका मन नहीं भरा, उससे और जानना है, तो दूसरा मूक प्लेटफॉर्म जो है उसमें गया, उस संबंधित उसने देखा, जैसे कि IIT बॉम्बे एक्स, ऐसे किसी और मूक प्लेटफॉर्म में गया, तो ऐसे इसमें क्या होता है माइक्रो क्रेडेंशियल्स, इसमें क्या है छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति जब मूक्स की श्रृंखला का इस्तेमाल करता है, यानी कि मूक्स की श्रृंखला की सहायता लेता है अपने अध्ययन में, तो उसे बोलते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया आसान भाषा में, ये जो मूक्स की एक श्रृंखला है जो किसी संबंधित मूक्स की संख्या, संबंधित मूक्स का मतलब जो ऐसे मूक्स जिसमें उस विषय के बारे में कार्यक्रम उपलब्ध है, जैसे मैकेनिक्स के बारे में उसे पढ़ना है तो सभी मूक्स नहीं आएंगे, सिर्फ वो वाले मूक्स आएंगे जो मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो उन मूक्स की श्रृंखला जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय की गहरी समझ विकसित करने में सहायता देती है। ठीक, ये हो गया। तो आज जो हमने पढ़ना था वो यहीं तक पढ़ना था। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं मूक संबंधित क्वेश्चन है, इस मूक संबंधित 2 क्वेश्चन है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास में हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे हमने जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर क्लास में मैं कराता हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस संबंधित क्वेश्चन भी करते हैं, तो वही हम देखेंगे। 2 क्वेश्चन इसके देखेंगे जो हमें आज पढ़ा है, बाकी पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आप करेंगे तभी तो आप पता लगेगा कि याद है कि भूल गया, अगर भूल गया तो रिवीजन करिए, दोबारा से क्लास देखिए, बिना क्वेश्चन करे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप खुद से करिए, मत तो आपके पास किताब होगी इसकी ये वाली KVS मैदान की पेपर 1 की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, खुद से करिए और क्लास में भी करिए, मतलब खुद से करिए, अगर समझ में आ जाता, अगर नहीं समझ में आता तो मैं कराता हूँ, इसमें विस्तार से समझाता भी हूँ। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी मोक्ष, ये जो मोक्ष का फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ, इसके संदर्भ में सही है, मोक्ष के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। विकल्प में पढ़िए, जन भागीदारी के लिए तैयार किए गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। दूसरा, जन भागीदारी के लिए तैयार किए गए शिक्षक निर्देशित, यानी कि शिक्षक इसमें निर्देश देता है, उसी के अनुसार इसमें पढ़ाई होती है। दूसरा, ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। अगला है, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। जन भागीदारी की तैयार की गया शिक्षक निर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। बताइए इसमें कौन सा, ये बहुत आसान है।